ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু বিএসএসইআই। বিএসএসইআই বেলুড়ে তোমাদের সকলকে স্বাগত। বিএসএসইআই তথা সংস্কৃতি বেলুড় বিবেকানন্দের আদর্শে তৈরি হওয়া একটি সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, যেটা বেলুড় মঠে অবস্থিত। আমরা বেশ কিছুদিন যাবত সংস্কৃতের রিসার্চারদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সার্চ টু রিসার্চ নামক একটি আমাদের উদ্যোগ আমরা তৈরি করেছি, যেখানে আমাদের মূল উদ্দেশ্য আগামী দিনে রিসার্চাররা ঠিক কোন কোন বিষয়ে রিসার্চ করতে পারে সে বিষয়ে একটা ধারণা দেওয়া, যাতে রিসার্চাররা খুব সহজেই তাদের গবেষণার বিষয় চয়ন করতে পারে এবং এগিয়ে যেতে পারে তার গবেষণার পথে। সে কারণেই বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত থেকে শুরু করে লৌকিক সাহিত্য, বৈদিক সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন সমস্ত কিছু নিয়েই বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের শরণাপন্ন হয়েছি আমরা, এবং আমাদের সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তারাও আমাদের সঙ্গে এসছেন, আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন, তোমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন, নতুন দিশা দেখিয়েছেন এই রিসার্চের জগতে। ঠিক আজকে সেভাবেই আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়ে গেছি সকলের পরিচিত মাধব হর্ষদেব মহোদয়কে। হর্ষদেব মহোদয়কে আমাদের সার্চ টু রিসার্চে ওয়েলকাম করছি আমি। আজকে আমরা স্যারের বিষয়ে তো প্রত্যেকেই কম বেশি জানি, তবুও আমি ছোট্ট করে একটু ওয়েলকাম অ্যাড্রেস দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব আমাদের প্রিয় অনন্ত স্যারকে। অনন্ত স্যার। बहुत ही धन्यवाद अमित भैया। मैं सभी को आज जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ हमारे बीएसएससीआई रिसर्च के पक्ष से। और आज हम सब के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं हर्षदेव माधव जी, बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यिक, साहित्य कलाओं में उनके बहुत ही सुंदर और भव्य अभिरुचि है। उनका विशेष परिचिति है आधुनिक संस्कृत साहित्य के एक विशिष्ट कवि इस रूप में। और महोदय के विषय में कुछ बोलना चाहूं तो महोदय को बहुत सारे मतलब क्या है कि वो सब कुछ कम पड़ जाएगा, क्योंकि हम सभी जो भी हम लोग बीए फर्स्ट ईयर से लेकर एकदम एमए तक की पढ़ाई करते हैं, और जो भी हम सब आधुनिक संस्कृत साहित्य के ऊपर चर्चा करते हैं, आधुनिक संस्कृत साहित्य के ऊपर कविता, ये सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां सर का एक ना एक कविता आ ही जाएगा। जैसे हम सब मैंने कोई बांग्ला में कुछ कविता हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग के सिलेबस में ये रहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक ना एक कविता हम लोगों के पास आ ही जाता है। अगर हम लोग इंग्लिश में कुछ पढ़ते हैं तो लगभग हम लोग वर्ड्सवर्थ के एक ना एक कविता पढ़ते ही है। तो सर का ऐसा है कि अगर हम लोग जो भी संस्कृत में नए नए आजकल जो कविता होते हैं तो वो सब कविता हम लोग उन सब जगह में विशेष रूप से हर्षदेव माधव सर का कविता देखते हैं, हरिदत्त शर्मा जी का कविता देखते हैं। मतलब ये दोनों बहुत ही परिचित है। जैसे मेरा विशेष रूप से परिचिति है, ये बताने में मुझको बहुत आनंद हो रहा है कि मैं क्लास 6 के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और क्लास 6 के रुचिराज सीबीएसई एनसीईआरटी के जो किताब है उनमें उनका कविता है वृक्षाहा। तो छात्र जो है बहुत ही आनंद के साथ पढ़ते हैं, और हम सभी शोध छात्र और छात्राओं के लिए भी आज ये बहुत एक आनंदजनक विषय है। विशेष रूप से यहाँ पे जुड़े हुए हैं बंगाल के छात्र छात्रा, जितने सारे जुड़े हुए हैं सभी को मतलब कि जो भी साहित्य, संस्कृत आधुनिक साहित्य के ऊपर, विशेष रूप से संस्कृत कविताओं के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए हम लोग विशेष रूप से सर संस्कृत गजल के निर्माता है, संस्कृत गजल के प्रवाद पुरुष, प्राण पुरुष हम लोग हर्षदेव माधव सर को बोल सकते हैं। तो आज उन्हीं को हम लोग मतलब क्या है आप सबके सामने उपस्थित किए हैं। सर भी अपने भव्य उपस्थिति के माध्यम से हम सभी को कृतकृत्य किए हैं, उनके प्रति आभार जताने के प्रति उत्सुक किए हैं। तो इसलिए मैं विशेष रूप से हर्षदेव माधव जी को समग्र बीएसएससीआई सर्च टू रिसर्च की तरफ से
प्रणाम निवेदित करता हूं और नए साल की शुभेच्छा। सर को साहित्य अकादमी मिला, अवार्ड मिला है, पंडित राज अवार्ड मिला है, तो कालिदास अवार्ड मिला है, गुजरात साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। तो ये सब कुछ लगभग हम सभी सर के विषय में जानते हैं, लेकिन हाइकू, संस्कृत में हाइकू और संस्कृत में गजल, ये निर्माण करने में सर का एक बहुत भरपूर प्रयास रहा है। और जो भी हम लोग आजकल फेसबुक में एक्टिव रहते हैं, हम लोग देखते हैं कि सर हर दिन कुछ ना कुछ एक संस्कृत के गजल या संस्कृत के हाइकू लिखते हैं। तो हम लोग एक्चुअली हाइकू संस्कृत के तौर पे, संस्कृत की दृष्टिभंगी से हम लोग देखेंगे तो संस्कृत में हाइकू है क्या, संस्कृत में गजल है क्या, इन सब विषयों के ऊपर सर एक विहंगम दृष्टि यानी बर्ड्स आई व्यू पहले देंगे सर, जैसे हम लोगों को बताए हैं, और उसके बाद उनमें स्कोप ऑफ रिसर्च यानी संभावित दृष्टिभंगी से उसमें क्या क्या शोध कार्य हम लोग कर सकते हैं, ये भी सर हम सबको मार्ग निर्देशित करेंगे। तो सर को मैं अभी अनुरोध करूंगा कि सर अभी आप शुरू करें, आपका जो वक्तव्य है आप सभी छात्र छात्राओं के सामने शुरू करें सर। थैंक यू सर। मालाश्रुणी पुस्तकपाशहस्तां बालाम्बिकां श्रीललितां कुमारीं कुमारकाव्येश्वरकेलिलोलां नमामि गौरीं नववर्षवेशां। गं गणपतये नमः, गुं गुरुभ्यो नमः। परम श्रद्धेय, सदैव मननीय, सदैव चिंतनीय, सदैव वंदनीय ऐसे भगवान रामकृष्ण और विवेकानंद जी के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूं। अनंत मुखर्जी, अमित जी, नीलिमा जी, त्रिषा जी, अनन्या जी, उमा जी, शशि रंजन जी, ये सभी को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। अमित जी का नाम लेते मुझे अमित डे सुन के एसके डे के याद आई। सुशील कुमार डे बंगाल के सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे, एसएन दासगुप्ता और सुशील कुमार डे, ये दोनों ने संस्कृत में एक बड़ी नींव रखी थी। और उसके साथ बंगाल के कई विद्वान जिनका चरण स्पर्श करने का मन होता है, तारानाथ तर्क वाचस्पति है, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी है, ये सभी को भी मैं आदर से प्रणाम करता हूँ। वैसे मैं बंगाली नहीं हूँ, मगर बंगला में मेरी बहुत रुचि है। मैं बचपन से ही बंगला पढ़ता आया हूँ कोई ना कोई रूप में। और रविंद्रनाथ टैगोर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ये सभी मेरे प्रिय कवि रहे हैं। शरद चंद्र तो हो गए, सारे विश्व में वो प्रसिद्ध है। तो मैं आपको केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आमी तुम्हाको भालोबासी। मैं बंगाल को प्रेम करता हूँ, बांग्ला भूमि को प्रेम करता हूँ। और अमित जी जब बंगाली बोल रहे थे तो मैं सब कुछ समझ सकता था, क्योंकि मैं बंगला भी पढ़ लेता हूँ। संस्कृत विद्वानों के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो दूसरी भारतीय भाषा में कुछ न समझ सके। तो उसमें उन्होंने जो बात रखी उनका भी मैं समर्थन करता हूं। और श्वेत पद्मा जी तो उपस्थित नहीं है, शायद होगी उपस्थित, मगर श्वेत पद्मासना सरस्वती को भी मैं वंदन करता हूं। और गजल के बारे में मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं। 1905 में टाइटैनिक नाम की एक बड़ी स्टीमर, एक बड़ा जहाज डूब गया था। उस स्टीमर में एक बहुमूल्यवान ग्रंथ था। आपको मालूम है कौन सा ग्रंथ था? वो ग्रंथ था जिसके पन्ने, जिसके पृष्ठ, जिसके पेज सोने के पतरे से थे, और उस पर मोती से वो कविताएं उद्धृत की गई थी, वो लिखी गई थी। वो ग्रंथ था उमर खयाम की रुबाई, जो अपने आप में गजल है। कुरान की जो आयत है उसमें भी गजल के छंद है। और 2023 की जनवरी की 1 तारीख को जो किताब रिलीज हुई, सद्भाग्य से वो किताब मेरी है,
वह किताब भी गजल की है। तो हमारी जो गजल की यात्रा है वो बड़ी लंबी है। 120 से ज्यादा वर्ष संस्कृत में गजल की स्थापना से हो गई है। और मेरे एक छात्र ने को मैंने पीएचडी पे करवाया है। उनका ये टॉपिक है संस्कृत गजल संरचना और संसर्जन। ये गुजराती भाषा में है। और साहित्य अकेडमी की ओर से, पहले गुजरात साहित्य अकेडमी की ओर से सुराही में सोमरस ऐसी मेरी एक संकलना प्रकाशित हुई थी, जिसमें करीब 20 गजलकार की गजलें उसमें रखी थी और गुजराती अनुवाद के साथ ये गजलें रखी थी। और दूसरी किताब साहित्य अकेडमी दिल्ली ने प्रकाशित की है, वो आप सभी को देखनी चाहिए। द्राक्षावल्ली ऐसा नाम है। उसमें 25 गजलकारों की गजल इसमें समाविष्ट है। तो संस्कृत में गजल का इतिहास करीब 120 वर्ष का है। और ये गजल पंडित राज जयपुर के मथुरानाथ शास्त्री से शुरू होती है और नए नए अनेक गजलकार उभर रहे हैं। तो आपके लिए रिसर्च के लिए काफी विषय गजल में है। एक तो गजल का स्वरूप ही किसी को मालूम नहीं है संस्कृत में, तो हम संस्कृत गजल का क्या स्वरूप है, या तो गजल की विधा, अभी गजल का छंद शास्त्र, गजल का अलंकार शास्त्र भी अलग होता है, वो भी हमारे पास नहीं है। तो आप एक गजल का अलंकार शास्त्र, गजल का काव्य शास्त्र कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। आप अपनी मौलिकता दिखा सकते हैं। और मैं आपके सामने अलग अलग गजलकारों का जो ग्रंथ है उनको भी मैं प्रस्तुत करूंगा। उन पर भी आप काफी काम कर सकते हो। गजल में अभी बहुत शक्यताएं हैं। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज इन गजल टू डू पीएचडी, टू डू रिसर्च, टू डू डिलीट। सबसे पहले मैं आपको कुछ ग्रंथ दिखा देता हूं, जिससे आपके मन में ख्याल आए कि गजल वो कितने मेहनत के साथ आज के गजलकार लिख रहे हैं और कैसी बड़ी यात्रा है गजल की। यह सबसे पहला ग्रंथ है वो मथुरानाथ शास्त्री जी का है, जो 1930 में के आसपास में प्रकाशित हुआ है। उसमें उर्दू भाषा तत्वरह नाम से गजल है। करीब 30 गजलें हैं और 19 छंदों में उन्होंने प्रयोग किया है। संस्कृत गजल में की एक विशेषता रही है कि वो केवल फारसी छंदों पर आधारित नहीं, पर्शियन छंद है उस पर केवल आधारित नहीं है। संस्कृत गजलकारों ने कुछ अपने छंदों में भी गजलें लिखी है, जो धारा आज तक बह रही है। तो मथुरानाथ शास्त्री जी ने भी ऐसी कोशिश की है कि कुछ गजलें अपने छंदों में भी लिखी जाए। तो ये सबसे पहला दर्शनीय ग्रंथ है साहित्य वैभवम, वो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से प्रकाशित हुआ है। आप मथुरानाथ शास्त्री की गजलों के साथ अन्य गजलों की तुलना करके भी रिसर्च कर सकते हैं। ये पहली पॉसिबिलिटीज है। दूसरे, संस्कृत के जो गजल में गालिब कहे जाने वाले साहित्यकार है वह है जगन्नाथ पाठक जी। उनकी रचना है पिपासा। ये इसमें सारी गजलें समाविष्ट है। जगन्नाथ पाठक जी बहुत ज्ञानी पुरुष थे संस्कृत के, उर्दू के। उन्होंने दीवाने गालिब का संस्कृत में अनुवाद किया है, गालिब काव्यम नाम का। और उन्होंने विविध छंदों में गजलों का प्रयोग किया है। जगन्नाथ पाठक जी पर आप पीएचडी कर सकते हो, जगन्नाथ पाठक जी और दूसरा कोई गजलकार लेके। बात ऐसी है मेरे मित्रों कि कालिदास ने केवल 7 कृति लिखी है और उन पर हजारों लोगों ने पीएचडी किया है, कोई ना कोई टॉपिक लेके। तो कोई कृति है वो केवल 1-2 लोग पीएचडी करें तो पूरी नहीं हो जाती। उसमें आप कौन से सिरे से पीएचडी करना चाहते हो उस पर निर्भर करता है। आप किसी भी गजलकार का साहित्य वैभव ले लीजिए, उनका छंदो विजान ले लीजिए,
उनका अलंकार विधान लीजिए, उनकी विच्छित्ति शैली कैसी है उस पर आप पीएचडी कर, उनके विषय कैसे है उस पर आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मायने रखते हैं सभी जो पीएचडी के जो रिसर्च है वो। ये पिपासा वो पूरी गजल का संग्रह है। जगन्नाथ पाठक जी ने रुबाई का भी एक किताब निकाला है जिसका नाम है कापी शाइनी। वह उर्दू गजलों से प्रभावित भी है और अपनी संस्कृति है उनसे भी प्रभावित है। कापी शाइनी में भारतीय तत्व ज्ञान और गजल की मस्ती दोनों देखने को मिलता है। और उन्होंने जो रुबाई लिखी है वो रुबाई को उन्होंने चषक नाम दिया है। चषक मानी प्याला, मदिरा को जो जाम कहते हैं। तो उन्होंने प्रत्येक रुबाई को चषक नाम दिया है और उन्होंने वियोगिनी छंद में ये सभी रुबाई लिखी है। और उनकी जो अपनी एक शैली है, प्रौढ़ी है, उसमें माधुर्य है और अद्भुत उन्होंने ये गजल का शिल्प रचा है, रुबाई का शिल्प रचा है। वो आपको अवश्य देखना चाहिए। वो भी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है। दूसरे एक संस्कृत के बहुत अच्छे कवि थे, अभी अभी 1-2 वर्ष पहले दिवंगत हुए, महेश झा पास्तान। वह वैसे बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने गजल गलत झलिका शतकम 100 गजलों का संग्रह उन्होंने प्रकाशित किया है और सुनामी तक उनकी गजलें हैं। गजल में आधुनिक विषय के साथ, आधुनिक भावबोध के साथ जो गजलें लिखी जा रही है उसमें महेश झा पास्तान का बड़ा योगदान है। ये ग्रंथ भी अवश्य पढ़ना चाहिए। राजेंद्र मिश्र जी ने काफी गजलें लिखी है। उनके अनेक संग्रह आ गए हैं गजल पर। मत्तवारिणी, अवीरधानी, ये सभी उनके बहुत अच्छे गजल के संग्रह है। उनमें भी आधुनिक योगबोध की रचनाएं आती है। डॉक्टर राधावल्लभ त्रिपाठी ने अछूते भावबोध के साथ गजलें लिखी है जो अपने आप में एक वैशिष्ट्य के साथ प्रस्तुत की है। उनमें भी नए नए भावबोध देखने को मिलते हैं। राधावल्लभ त्रिपाठी जी और जगन्नाथ पाठक जी, ये दोनों का भी गजलों में योगदान है। उन पर आप पीएचडी कर सकते हो। एक अन्य बड़े गजलकार है महाराज दीन पांडे, विभाष। महाराज दीन पांडे ने भी 3-4 संग्रह निकाले हैं गजल पर। काक्षेण विक्षितम, महाराज दीन पांडे जी पर भी उर्दू के बड़े अधिक ज्ञानी है और उन्होंने गजलों में बहुत अच्छा भावबोध, आधुनिक भावबोध प्रस्तुत किया है। जैसे एक गजल का शेर याद आ रहा है कि राम गेहतो उद्गतो धूमः, राम के घर से कोई धुआं उठ रहा है, अग्निदो वानरः कोपी, कोई आग लगाने वाला कोई वानर ही होगा। अभी हमारी जो परिस्थिति ऐसी है कि जो है अपने वाले ही अपने घर में आग लगाते हैं। राम के घर से धुआं उड़ रहा है, लगता है कोई वानर आग लगा रहा है। तो इस तरह के भावबोध की अनेक रचनाएं हैं। एयर कंडीशन में आप बैठते हैं और भूखे लोगों की चर्चा करते हो। तो गजल में चोट आनी चाहिए। 2 पंक्ति में गजलकार को एक अपना विश्व बनाना है। तो ये सबसे बड़ी बात गजल की ये विशेषता है, जो विशेषता संस्कृत के काव्यों में नहीं है। मैं संस्कृत के काफी काव्यों को देखता रहता हूँ। कोई राधा कृष्ण पर काव्य लिखता है, कोई राम पर काव्य लिखता है, जिसमें कोई नया भावबोध नहीं है। महाकाव्य तो लिखे जा रहे हैं, महाकवि भी है, मगर कवि नहीं है कोई। ये मेरे लिए दुख की बात है। मेरे समकालीन जो लोग हैं उनको मैं पढ़ता रहता हूँ, मगर उसमें मुझे ये भावबोध नहीं दिखता। आधुनिक भावबोध होना चाहिए। इच्छाराम द्विवेदी, प्रणव, जिसका प्रश्न चिन्हम नाम
नामक एक छोटा सा संग्रह है, उन्होंने भी गजलें लिखी है। रमाकांत शुक्ल जी भी कुछ रचनाएं उन्होंने गजल में लिखी है, ज्यादा नहीं है मगर है, उनका भी योगदान है। इस वर्ष साहित्य अकादमी का जिसको अवार्ड मिला, ये संग्रह है जनार्दन प्रसाद पांडे मणि का, जिसका नाम है दीप माणिक्यम। मुझे लगता है शायद बहुत वर्षों के बाद गजल में ये साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला है, ये बड़ी आनंद की बात है। वैसे विंध्येश्वरी प्रसाद विनय जी ने भी कुछ गजलें लिखी है और उनके संग्रह को भी, मगर उनमें सभी गजलें नहीं है, उनके संग्रह को भी इनाम मिला है साहित्य अकादमी का। दीप माणिक्यम वो केवल गजल का ही संग्रह है। एक नव युवा कवि है राजकुमार मिश्र जी, अभिज्ञानम उसका काव्य संग्रह है। उनको युवा साहित्यकार अवार्ड मिला है और बाल साहित्यकार अवार्ड मिला है। यह उनका तीसरा या चौथा संग्रह है, उसमें गजल समाविष्ट है। तो गजल का स्वरूप आजकल युवा जो साहित्यकार है उनको आकर्षित कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आप गजल के उनके छंदों, उनकी छंदों विच्छित्ति, उनकी शैली, उनके अलंकार और उनका ध्वनि, आधुनिक युगबोध क्या है, उन सभी पर आप पीएचडी कर सकते हो। एक सबसे बड़े आशास्पद कवि है और युवा है कौशल तिवारी। उसका संग्रह है स्मर्तव्योहम त्वया तदा। कौशल जी भी हिंदी, संस्कृत, उर्दू ये सभी गजलों को पढ़ते रहते हैं, उनके माहिर है और उनके पूर्व में भी काफी उन्होंने काम कर दिया है। युवा कवि है और उनको राजस्थान का बड़ा अवार्ड मिला है। गत वर्ष भी युवा साहित्यकार अवार्ड दिया था गोकुलनाथ समिति ने। तो स्मर्तव्योहम ये बिल्कुल नए भावबोध के साथ गत वर्ष प्रकाशित रचना है, जिस पर अभी काम करना बाकी है। तो ये भी काम आप कर सकते हो। और 2023 में प्रथम जनवरी की पहली तारीख को यह मेरा संग्रह प्रकाशित हुआ है जानन्तु ते। उसमें 50 भारतीय छंदों में 55 गजलें हैं और कुछ अप्रयुक्त, कुछ अल्प प्रयुक्त, कुछ प्रयुक्त, ऐसे छंद में, भारतीय छंदों में गजल है। तो गजल के लिए एक नया पड़ाव है कि गजल की रचना केवल उर्दू या पारसी छंदों से नहीं हो सकती, हम अपने छंदों में भी गजल लिख सकते हैं, इसमें भी काफी प्रयोगशीलता है। तो आपके सामने गजल साहित्य का जो विशाल वांग्मय है वो सभी मैंने आपको केवल दर्शन कराया है। आप उनमें से कोई भी साहित्यकार को लेके पीएचडी कर सकते हैं। अब गजल क्या है, गजल की विधा क्या है? मैं संस्कृत में जो गजल के बारे में जो चिंतन किया है, काव्यालंकार सूत्रम राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का ग्रंथ है, उसमें से ये मैं व्याख्या दे रहा हूं। द्विपदिका निबद्धा गीतिर गजलम उच्यते। गजल है वो दो दो पंक्ति के जो शेर कहे जाते हैं, उस पर उसके द्वारा निर्मित काव्य रचना है। प्रत्येकम प्रत्पाद युगलम द्विपदिका शेर इति कथ्यते। उसके जो प्रत्येक दो दो पंक्ति है कपलेट से, वो शेर कहे जाते हैं। प्रथमा द्विपदी मतला, जो पहली गजल की दो पहली लाइन है वो मतला कही जाती है। द्विपद्याम एकम चरणम मिश्रा, और शेर का जो प्रथम चरण है वो मिश्रा है। प्रतिपाद युगलम उत्तर पादे द्वो त्रयो वा शब्दा आवर्त्यन्ते रदीफयति। गजल में दो चीज आवश्यक है, एक रदीफ और दूसरा काफिया। रदीफ है वो स्थायी पद है जो गजल के पहली दो पंक्ति में आते हैं और उसके बाद प्रत्येक दूसरी पंक्ति में रदीफ आता है, और उसके साथ प्रास, अनुप्रास, जिसको काफिया कहते हैं, वो काफिया भी अनिवार्य चीज है और काफिया के द्वारा गजल बनती है।
मैं आपको 2-3 गजलें भी सुनाऊंगा, जिससे गजल की क्या संरचना हो सकती है वो मालूम आपको हो सके। अंतिमा द्विपदिका मक्ता इति कथ्यते। गजल का जो पहला शेर है वो मतला कहा जाता है, और अंतिम जो है बंद, उसको मक्ता कहते हैं। तो आप देखिए कि जैसे जैसे कवि नए 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 स्वरूप की रचना करते हैं, वैसे वैसे नए काव्य शास्त्र की भी जरूर पड़ती है। केवल मम्मट का काव्य प्रकाश ही काफी नहीं है, भारतीय कविता और विश्व कविता कहीं आगे निकल गई है। इसलिए उन कविता को पहचानने के लिए नए काव्य शास्त्र 20वीं सदी में लिखे गए हैं, 21वीं सदी में भी लिखे गए हैं। उनका कारण यह है कि काव्य के स्वरूपों में परिवर्तन आ रहा है, और काव्य शास्त्री को यह परिवर्तन समझने के लिए नए मानदंड की आवश्यकता रहती है। काफ्या तुल्य ध्वनि समन्विता नाम पदानाम आवृत्ति ही, उसका आवर्तन होता है प्रत्येक पंक्ति में। और मक्ता जो अंतिम पंक्ति है, उसमें कवि अपना नाम उपनाम उसका ग्रथन करता है। तो ये गजल का एक स्वरूप संस्कृत में कहा गया है। दूसरा जो ग्रंथ है अभिराज यशोभूषण, जो मिश्र ने लिखा है, राजेंद्र मिश्र ने, उन्होंने भी गजल का स्वरूप संस्कृत में बताया है। यत् पार्शिक भाषायाम अंकुरित कदाचनम पश्चात कंदलितम ध्यातम पुष्पितम फलितम तथा गजलाख्यम ही तद्गीतम भारते स्ति प्रतिष्ठिते तुरुष्क शासने जाते पारसी के प्रतिष्ठिते पारसी का ततु प्युर्दु भाषायाम समवातरम तदेव गजलम गीतम मोगले शासनावधु। गजल की रचना वो सबसे पहले पर्शियन भाषा में हुई, और उसके बाद उर्दू में गजल आई, और मुगल युग में गजल का ज्यादा प्रचलन भारत में हुआ, और अभी एशिया के कई देशों में भारत की अनेक भाषाओं में गजल की रचना हो रही है। आंग्ल शासन काले थ कवि पंडित तल्लजः जयपत्तन वास्तव्य फारसी संस्कृतो भट्टः भट्टोसो मथुरा नाथ शास्त्री गजल पारगः संस्कृतेपि ससर्जेदम गीतम तुल्याभिसंशया। तो संस्कृत में गजल की प्रतिष्ठा करने का श्रेय हम पंडित मथुरानाथ शास्त्री को दे रहे हैं। मथुरानाथ शास्त्री ने अपना एक युग बनाया। 1930 से 1950 तक का जो युग है, या तो 1940 का जो युग है, वो हम मथुरानाथ शास्त्री के युग से, और अप्पा शास्त्री राशि बड़ेकर के नाम से हम उस युग को जानते हैं। उसके बाद गजल के एक बड़े सम्राट हुए बच्चूलाल अवस्थी। प्रतानिनी उनका काव्य संग्रह है, और उन्होंने भी अपना वैदुष्य दिखाकर बहुत अच्छी गजलें लिखी है। मुझे लगता है कि बच्चूलाल अवस्थी और जगन्नाथ पाठक, ये दोनों पर भी पीएचडी हो सकता है। तो आपके सामने मैं पीएचडी करने के लिए कई विषय रख रहा हूं। आप इन गजलकारों में से एक या दो कवि को लेकर गजल पर काम कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। दोनों ने किन किन छंदों का उपयोग किया है, दोनों का कौन सा नया विधान है, कौन सा युगबोध है, ये सभी आपके शोध के विषय हो सकते हैं। गजल के बारे में एक मैंने गजल लिखी है, वो गजल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। गजल क्या है? नेत्रे तिर्यक कृत्वा गच्छति हृदयं हृत्वा गजल गीतिका मधुमधुरम द्राक्षासव पात्रम याति गृहीत्वा गजल गीतिका। गजल के पास गजल नाम की कोई दुल्हन है, कोई युवती है, उनके हाथ में द्राक्षासव का है, सुराही है, और सुराही वो परोसती है, रस की सुराही। वक्रोक्ति रसपूर्ण विलासा यथोचिता अलंकार भूषिता वाक्बाणीर ननुस्थिता सभायां मनसाम मनांसी विद्वा गजल गीतिका। एक तो गजल है, उसमें वक्रोक्ति आनी चाहिए। आप जानते हो कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहा है, तो वक्रोक्ति वाद की दृष्टि से आप गजल का अनुशीलन कर सकते हैं। ये भी गजल का विषय हो सकता, आपका
पीएचडी का विषय हो सकता है। वक्रोक्ति संप्रदाय और गजल की वक्रोक्तियां, कुछ 3-4 गजलकार की गजलें लेकर आप वक्रोक्ति संप्रदाय के संदर्भ में ये अध्ययन कर सकते हैं। वक्रोक्ति रसपूर्ण विलासा यथोचिता अलंकार भूषिता वाक्बाणीर ननुस्थिता सभायां मनांसी विद्वा गजल गीतिका प्रणये मुग्धा। गजल में प्रेम की बात आनी चाहिए। गजल है वो मुक्त प्रेम की कविता है, उन्मुक्त प्रेम की कविता है, विलासिता की कविता है, प्रणये मुग्धा कथा विदग्धा। गजल अपनी कुछ बात भी रखती है उसमें। विश्रम्भे मिष्टाष्ट प्रसिद्धा निवसति रसिका नाम हृदयेषु स्थानम कृत्वा गजल गीतिका। गजल है वो रसिक के लोगों को नचाती है, उनको दुलारती है और उनके हृदय में बस जाती है। गजल की 2 पंक्तियां ही लोगों को भाव विभोर कर देती है और सारी जिंदगी गजल याद रहती है। तो आजकल एक जो नई कविता का जो दौर है उसमें एक बड़ी बात है कि आप लंबे महाकाव्य मत लिखो, 2 पंक्ति ऐसी लिखो कि जो पंक्ति अमर हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये उर्दू शायर का एक प्रसिद्ध शेर है। एक फिराक गोरखपुरी का शेर याद आ रहा है। ये शेर ऐसा है, ये मोड़ वो है जहां परछाया भी न देती साथ। मृत्यु के बारे में ये गजल है। ये मोड़ वो है जहां परछाया भी न देती साथ, मुसाफिरों के से कह दो उनकी राह गुजर आई। ये ऐसा कोई मोड़ है जहां अपनी परछाई भी छूट जाती है, मुसाफिरों से कह दो कि उनकी यात्रा अब पूरी हुई है। तो मौत के बारे में इतना अद्भुत चिंतन आपको 2 पंक्ति में मिल जाता है। गजल की यही, संस्कृत गजल की भी यही लाक्षणिकता है। अगर आप चयन करना चाहो तो संस्कृत गजलकारों के अच्छे शेर का चयन भी कर सकते हो, ऐसी भी एक किताब बन सकती है। तो अब मैं गजल का स्वरूप के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। एक हाथ से गजल नाम की जो सुंदरी है, गजल नाम की जो सुंदरी है, उसके एक हाथ में तो मदिरा का प्याला है, मगर वो बोलती है सत्य बोलती है। गजल में जीवन का जो सत्य है वो प्रकाशित होता है। यह बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। निर्दम्ब सत्य की प्रस्तुति यानी गजल। गजल की उत्पत्ति इस तरह एशिया में हुई। मुगाजलत, तगज्जुल ऐसे शब्दों में से गजल बनी है। गजल है वो प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए है। गजल का अर्थ है कुमारिकाओं के साथ बातचीत, कुमारियों के साथ प्रेम का निवेदन, स्त्रियों के सुंदरता की प्रशंसा, प्रेम युक्त भाषा में काव्यमय निवेदन, विश्रम्भ कथाएं। और यही गजल की तासीर रही है कि वो प्रेम के साथ मधु और मदिरा की बात करते, सुराही की बात करते करते वो जीवन की बात कह देती है, गहराई से बात करती है, जीवन के सत्यों का उद्घाटन करती है। यह गजल की सबसे बड़ी लाक्षणिकता है। इसी तरह मैं आपको गजल के स्वरूप को अभी बताऊं संक्षिप्त रूप में। तो गजल का जो बाह्य स्वरूप है उसमें रदीफ, काफिया और छंद है, जिसमें शेर आते हैं। या एक आनंद की बात है, या तो मजा की बात है, या तो संस्कृत कविता से हट के कुछ बात मैं कहूं तो गजल की प्रत्येक 2 पंक्ति शेर वो स्वतंत्र है। तो उसमें कहीं प्रेम की बात आती है, कहीं अध्यात्म की बात आती है, कहीं सांप्रत युगबोध आता है, कहीं दार्शनिकता आती है, कहीं राजकीय बात की चर्चा होती है, कहीं सुरा की चर्चा होती है। तो ये शेर के सप्त रंग है, मेघधनुषी रंग है। शेर में प्रेम का रंग होता है तो उसको तगज्जुल कहते हैं, अध्यात्म रंग होता है तो तसव्वुफ कहते हैं, सांप्रत की बात आती है तो उसको हालात कहते हैं, शेर में दार्शनिकता आती है तो फिलसुफाना कहते हैं, राजकीय बात आती है तो उसको सियासी गजल कहते हैं, और सुरा लक्षी बात आती है उसको रिंदाना कहते हैं। तो ये शेर के विविध मिजाज, उनके रंग, ये 7 रंग है। आप केवल 7
7 रंगों 7 पंक्तियों की 7 शेर की गजल में आप जिंदगी के 7 रंग देख सकते हैं। ये गजल की विशेषता है। शेर में शैली, जिसको अंदाज़े बयां कहते हैं। गालिब का एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है। कहते हैं कि दुनिया में सुखनवर कई बड़े अच्छे हैं। कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां और अंदाज़े बयां और मानो कि वक्रोक्ति, शैली, स्टाइल। हर एक कवि की अपनी अपनी स्टाइल होती है, अपनी वक्रोक्ति होती है, और वही कविता में रंग लाती है। विचार सौंदर्य, हुस्न ख्याल और संगीतात्मकता, गेयता, मौसीकी उसको कहते हैं। मौसीकी मानी संगीतात्मकता। तो गजल का जो अंतर स्वरूप है, इसमें ये सभी बात है। शेर के रंग कैसे है, शेर की शैली कैसी है, शेर का विचार सौंदर्य कैसा है, शेर की संगीतात्मकता कैसी होनी चाहिए। अब जब काव्य के गुण होते हैं तो काव्य के दोष भी होते हैं। अभी संस्कृत गजल को किसी ने दोष दृष्टि से नहीं देखा है। अभी इतनी इतनी हमारी गजल में ऊंडी गहन समझ नहीं है कि हम गजल के दोषों को भी की भी चर्चा करें। छंद के गजल के दोष क्या हो सकते हैं? छंद दोष हो सकते हैं, अन्वय दोष हो सकते हैं, वचन दोष हो सकते हैं, अतिरिक्त शब्द प्रयोग का दोष हो सकता है, अनिवार्य शब्द गजल में नहीं आया उसकी उपेक्षा हुई, वो दोष हो सकता है। दुर्बोधता, गजल है वो तुरंत समझ में आनी चाहिए। अगर तुरंत समझ में नहीं आई और अगर वह शब्द नहीं निकला श्रोताओं के मुख में से, तो वो गजल का कोई अर्थ नहीं रहता है। प्रमादी वाक्य रचनाएं होती है और काफिया का पालन नहीं हुआ, वो गजल का सबसे बड़ा दोष है। मैं आज के प्रसिद्ध गजलकारों को और उदित अनेक गजलकारों को की गजलों को देखता हूं। उसमें जगन्नाथ पाठक जी भी आ सकते हैं और भी कवि आ सकते, मैं सभी का नाम नहीं गिनता, मगर उन्होंने काफिया का निर्वाह नहीं किया है। प्रास अनिवार्य है गजल में, और प्रास से एक अपनी एक अद्भुत व्यवस्था बनती है। तो अगर प्रास नहीं होता तो उस गजल का बहुत मायने नहीं रहता, उसका कोई अर्थ नहीं। हर एक प्रास के साथ कवि को ये प्रास किस तरह बैठाना है कविता में, उसका एक तनाव रहता है। गजल है वो कुशल कवि कर्म है, और वही प्रास में अगर आप दूसरा कोई उस छंदो विचार में, उस प्रास में अगर आप कोई नई बात कह देते हो, तो ये गजल की अपनी एक रोशनी बन जाती है, और वो रोशनी है वो सारे विश्व को, काव्य विश्व को प्रकाशित कर देती है। तो ये सभी छंद के दोष भी है। तो गजल का अगर आप गहन रूप से अध्ययन करना चाहते हो, तो अच्छे गजलकारों की क्या खूबियां है, क्या विशेषता है और क्या मर्यादा है, उस दृष्टि से भी आप गजल का परामर्शन कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। ये सभी आपके लिए नए द्वार है गजल के लिए। तो now what is ghazal in English? The word ghazal is derived from mugras, which means talking with the woman about love. It was originally a tashbib or nashiba of qasida. This part was separated from qasida and formed into separate piece of poetry called the ghazal. एक ऐसी भी बात है कि गजल नाम का कोई आदमी हो गया था अरबस्तान में, और वो अय्याश आदमी था, विलासी था, उनके नाम पर गजल हो गया। गजल क्या है? गजल का एक फारसी शब्द है उनके लिए, गिजला, उसमें से गजल शब्द आया है। फिराक गोरखपुरी ऐसा कहते हैं ये गिजला के बारे में, गजल के बारे में, कि जब कोई हिरन भागता है और उसके पीछे कोई शिकारी पड़ा है और शिकारी उन पर बाण छोड़ता है, उनको मारता है, मृग्या करता है, उसी समय हिरन के मुख से जो अंतिम चीज निकली है उसका नाम है गजल। गजल वो दर्द की कविता है, आरजू की कविता है, प्रतीक्षा की कविता है। एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है, ये याद बहादुर शाह जफर का, कि
जिंदगी है वो केवल 4 दिन के मिले, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में बीत गए 2 इंतजार में। तो एक तो जिंदगी है वो केवल 4 दिन की है और उसमें से 2 दिन है वो प्रतीक्षा में चले जाते हैं और 2 दिन है वो इंतजार में चले जाते हैं। तो गजल की ये जो लाक्षणिकता है वो आरज़ू, सूफीवाद भी इसके साथ जुड़ा है। सूफीवाद में ईश्वर को माशूका मानते हैं, प्रियतमा मानते हैं और उसका जो भक्त है वो आशिक कहलाता है। तो अपनी प्रियतमा का वियोग और उनके वियोग में जो तड़पन है, जो दुख है, जो हृदय की व्यथा है, वो गजल में उतारी जाती है। तो गजल का जो विप्रयोग या वियोग है वह आध्यात्मिक वियोग है। ईश्वर को प्रियतमा मानकर उनकी उपासना करना और उनके लिए सारी जिंदगी तड़पना, ये गजल का मकसद है। उसके पीछे आध्यात्मिकता है, केवल विलासिता नहीं है। इसलिए इश्के हकीकी और इश्के मिजाजी ऐसे 2 शब्द है। इश्के हकीकी वो आध्यात्मिक गजलें होती है और दूसरी जो इश्के मिजाजी गजल है वो हमारी प्रेम की कविता हो सकती है। तो इस तरह सबसे पहले पर्शियन में कसीदा नाम का काव्य स्वरूप लिखा गया। उसका प्रथम भाग था तशबीब, दूसरा भाग था गुरेज, तीसरा भाग था मदह मुख्य भाग और चौथा भाग था दुआ। ये 4 भागों में से कसीदा को समेटते समेटते धीरे धीरे हम आए तो एक गजल का छोटा सा स्वरूप बन गया। तशबीह में काल्पनिक प्रियतमा का वर्णन होता था, दूसरा भाग में विषय का परिवर्तन आता था, तीसरा भाग था मुख्य था और चौथा में दुआ रहती थी, महापुरुष की प्रशंसा रहती थी। ये सभी गजल के जो पहले जो कसीदा थे उनके पार्ट थे, उसमें से गजल अलग हुई और अपना एक नया स्वरूप बनाया। तशबीब जो कहते थे वो उसमें व्यापक विषय थे और 1900 ईस्वी सन की 652वीं सदी, 7वीं सदी से गजल की यात्रा का शुरू या प्रारंभ हुआ और अभी 2023 तक वो गजल की यात्रा है। संस्कृत में भी काफी गजलकार नए नए उभर रहे हैं, जैसे कौशल तिवारी है, प्रवीण पंड्या जी है, नारायण दास है, ये सभी गजल को अभी आगे ले जा रहे हैं। अरविंद तिवारी भी एक नाम है जिन्होंने काफी गजलें लिखी है, उनका भी एक संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो आप सभी को इन सभी लोगों की गजलें आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। फारसी में हाफिज शिराजी 9वीं सदी में हुआ, शेख सादी, मीर तकी मीर, ये सभी बड़े नाम हैं। और अमीर खुसरो भारत के एक गजलकार थे। 1253 में उन्होंने संस्कृत हिंदी में गजल लिखना शुरू किया, जो इसकी ब्रज भाषा की भी कविता थी। एक बड़ी प्रसिद्ध गजल है, आपने सुनी है, फिल्मों में आई है, छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिला के। तो ये गजल है। और लता मंगेशकर आदि कई गायकों ने अच्छी गजलें गाई है। मिर्जा गालिब उर्दू का सबसे बड़ा नाम है। भाव सातत्य अगर होता है गजल में तो उसको मुसलसल गजल कहते हैं। स्त्री है वो मसीहा है। स्त्री केवल प्रेम का साधन नहीं है, मगर वो अपने को अपना उद्धार करने वाली एक चीज है, एक ऐसी व्यक्ति है जो गुरु भी बनती है, जो पैगंबर भी बनती है, जो मसीहा भी बनती है और वो परमात्मा तक ले जाती है। तो ये सभी गजल की बातें मननीय है। शायद आप ये सभी बातें पहली बार सुन रहे हैं। शेर भाषणों में, वार्तालापों में अपूर्वता लाने के लिए, चमत्कृति लाने के लिए लोग बोलते रहते हैं। और मुशायरा गजल के लिए जो कवि सम्मेलन है उसको मुशायरा कहते हैं। मुशायरा मानी ज्ञानियों की सभा। ज्ञानी लोग ही वो गजल की रचना कर सकते हैं, वरना गजल की रचना शक्य नहीं है, संभव नहीं है। गजल में छंद, प्रास, इरादा क्या है गजल का, सार्थक पदावली, विचार माधुर्य, शब्द सौंदर्य,
अभिव्यक्ति कौशल्य, नया विचार, कल्पन और प्रतीक, ये सभी बातें बहुत मायने रखती है। गजल वैसे हमारा स्वरूप नहीं है, इसलिए उनका जो प्रतीक है, उनका जो प्रतीक विधान है वो भी अलग हो सकता है। जैसे साकी और सुराही। सुराही वैसे तो दारू का पात्र है, मगर सुरा और सुराही का दूसरा भी अर्थ हो सकता है, आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है। एक गुजराती गजलकार की एक पंक्ति याद आ रही है, करे छे सुराही तू प्याला मां खाली, હું प्यालो करूं छू सुराही मां खाली। तू अपनी सुराही है वो मेरे प्याले में खाली करते कुछ लोग ऐसे हैं, मगर मैं मेरी जो प्याली है, मेरा जो जाम है, वो मैं सुराही में डाल रहा हूं। मानी कि मेरा जो आत्मा है वो मैं परमात्मा के साथ लीन करता हूं। उनका ये आध्यात्मिक ज्ञान है। करे छे सुराही तू प्याला मां खाली, हूं प्यालो करूं छू सुराही मां खाली। तो एक नया गुल और गुलशन, क्षमा और परवाना, दीप ज्योति। दीप ज्योति में परवाना मानी जो फतिंगा है, जो बटरफ्लाई है, वो अपने को समर्पित, प्रेम है वो समर्पण की बात है, ये गजलकार मानते हैं। क्षमा है वो प्रियतमा है, और उनमें वो खाक हो जाता है, अपना प्रेम वो विलीन कर देता है। समर्पण का भाव है वो गजल की एक बड़ी बात है। बुलबुल, कब्रस्तान, ये सभी उनके प्रतीक है। हमारे संस्कृत में नए प्रतीक आ सकते हैं, जैसे कि दीप है, घट है। घट का अर्थ है शरीर है, मानव शरीर है। उमर खयाम ने जो गजल लिखी उसमें भी काफी एक तत्व ज्ञान है। आप तत्व ज्ञान की दृष्टि से भी गजल पढ़ सकते हैं। गजल के जो प्रकार है उसमें विषय का जो सातत्य होता है उसको मुसलसल गजल कहते हैं। पृथक भाव सृष्टि होती है उसको नाहमवार गजल कहते हैं। नक्शिक सुंदर गजल है उसको मुरस्सा गजल कहते हैं। वर्णनात्मक गजल है उसको नजम नुमा गजल कहते हैं। श्रृंगार की गजल है उसको तगस्सुल रंगी कहते हैं। इस तरह जो काव्य शास्त्र है वो हमारे काव्य शास्त्र से अलग है। अलंकार और प्रतीक योजना की बात करें तो इल्मे बतीय अलंकार शास्त्र कहते हैं, और उसमें श्रेष्ठ अलंकार है, यमक है, उपमा है, वक्रोक्ति है, ये सभी अलंकार हो सकते हैं। और भी अलंकार हमारे जो हमारा अलंकार शास्त्र तो बड़ा है। कोई अच्छा गजलकार अपने अपने भाव बोध के साथ गजल लिखेगा तो हमारी जो सारी अलंकार प्रणाली है वो भी गजल में आएगी, और हम गजल के स्वरूप में नया पदार्पण कर सकते हैं। गजल के कई छंद है, मगर गजल के छंद की एक विशेषता यह है कि वो मात्रिक छंद है। तो एक गुरु के बदले में आप दो लघु लेकर गजल लिख सकते हैं, ये गजल की बड़ी विशेषता है। मैंने आपको सभी काव्य संग्रह दिखाए, इसलिए अब बात नहीं करता हूं। अब मैं आपको कुछ अच्छे शेर गजल के सुनाता हूं, और उसके बाद मैं दो तीन अपनी रचनाएं सुनाऊंगा। राधा वल्लभ त्रिपाठी की ये कुछ पंक्तियां मैंने ली है उदाहरण में। जायते ते नित्यशु न्याय अस्मद युगे, किम नरे किन्नरे दृश्यते तर्जनी। हमारे युग में तो रोज रोज अन्याय होता है, तो किम किम नरे आदमियों के द्वारा किम तर्जनी दिखाई जाती है। हर एक को उंगली दिखा के बताते हैं कि ये अन्याय है, ये अन्याय है। तर्जनी है वो किसी की भूल दिखाने के लिए, किसी को दिशा निर्देश करने के लिए हम दिखाते हैं। एक उनके अंगूठे पर एक बहुत अच्छी रचना है, गजल है। क्वापि दुग्धम विना हंत चूषत्य हो, क्षीर कंठ शिशु स्वीय मंगुष्ठकम। ये कोई बच्चा है जो बच्चे को दूध नहीं मिला है, वो अपना अंगूठा वो दूध की लालसा से वो अंगूठा अपने को चूस रहा है। उसकी रोटिका पर एक गजल है, चुल्लिका पर गजल है राधा वल्लभ जी की। रोटिका साधिता सर्वदस्याम भवित, सा जरा नाम गृहे भ्राजतम तुल्लिका। जो हर एक आदमी को रोटी दे, वो चूल्हा हर एक घर में हो, जो चूल्हा सदैव लोगों की भूख शांत कर सके। बाधते यम जना शीतकाले शीतकालो जड़, ताप है तो क्वचित दह्यताम चुल्लिका। ये शीतकाल बढ़ रहा है, जड़ है, लोगों को जड़ कर देता है, तो
कुछ ताप पाने के लिए, कुछ उष्मा पाने के लिए कोई चुल्ली का को जलाओ जरा। ये एक व्यंग्य भी है। आज के युग में मानवता वो जड़ हो गई है, सभी जगह मानवता का शीतकाल चल रहा है। तो कोई एक ऐसा आदमी, विवेकानंद जैसा कोई प्रकट हो और अपनी चूल्ही जलाए जिसे दूसरों को उष्मा मिले। ये गजल के शेर को आप किस दृष्टि से देखते हो? उसमें कई व्यंग्यार्थ छुपे हुए होते हैं। बाधते यम गन शीतकालो जड़। आज ठंडी ज्यादा है हमारे गुजरात में, आपका मालूम नहीं बंगाल में कैसा है। बाधते यम जन शीतकालो जड़ ताप है तो क्वचित दह्यताम चुल्लिका। कोई चूल्हा जलाओ जिससे ठंड दूर हो। तो एक गरीबी की ठंड है, मानवता की भी ठंड है, और जो नारियों पर अत्याचार हो रहा है वो भी हमारा समाज है वो जड़ हो गया है, हिमीभूत हो गया है। उनको पिघलाने के लिए कुछ चुल्ली की जरूरत है। कारणे वारणे तारणे सारणे योजिता मामका विद्यते तर्जनी। तर्जनी है वो किसी को रोकने के लिए, रण मैदान में उतरने के लिए, किसी को अंगुली देकर बाहर उद्धार करने के लिए होती है। आप देखिए, तारणे वारणे वारणे तारणे सारणे, उनके प्रासानुप्रास राधा वल्लभ जी का कैसा है। तो कुछ ये उदाहरण दिया है। जगन्नाथ पाठक जी एक दूसरा नाम है, उसमें ऐसा उनकी कुछ रचनाएं सुनाता हूं। अस्तु नामनो जनो जगन्नाथ। कोई जगन्नाथ का नाम, कोई जगन्नाथ नाम का कोई आदमी है। अस्तु नामनो जनो जगन्नाथ स स्वयं कोप्यनाथ एव स्यात्। नाम तो जगन्नाथ है मगर वो भी अनाथ हो सकता है। हमारी हमारी मजबूरी आप देखिए कितना अच्छा व्यंग्य है। नाम है जगन्नाथ मगर वो अनाथ है। अस्तु नामनो जनो जगन्नाथ स स्वयं कोप्यनाथ एव स्यात्। कदाच वो भी अनाथ हो सकता है। पिपासो जगन्नाथ नामनोस्ति भणितम। मैंने कहा था कि गजल में कभी कभी गजलकार अपना नाम रख देता है, तो इसमें जगन्नाथ नाम आ जाता है। पिपासो जगन्नाथ नामनोस्ति भणितम। जगन्नाथ का दूसरा नाम ही पिपासा है, तृषा है। मदेशा न बिन्ना मदिया पिपासा। मेरे से ये पिपासा मेरे से अलग नहीं है, मैं ही पिपासा हूं। पिपासा मेरा पर्याय है। ये पिपासा का भी कई अर्थ हो सकता है। आध्यात्मिक पिपासा हो सकती है, ज्ञान की पिपासा हो सकती है, प्रणय की पिपासा हो सकती है, या तो लौकिक अर्थ में मदिरा की पिपासा हो सकती है। तो ये सभी अर्थों में गजल है वो अपना एक अर्थ मायना रखती है। यह कंटकान लभन्ते शिथिला ही मंद भाग्याः कुसुमानि दुर्विदग्धे द्रुतमेव विचीयन्ते। जो मंद भाग्य है उनको केवल कांटे ही मिलते हैं और कुछ अच्छे लोगों को ही फूल मिलते हैं। ये भाग्य की विपरीत दशा है कि ज्यादातर मुसीबतें आती है, दुख आते हैं। तो जगन्नाथ पाठक जी भी बहुत बहुत बड़े रचनाकार है। अब आपको मैं मेरी कुछ जो शेर है उनको सुना के दो तीन गजलें सुनाऊंगा। रिक्तता में भाषया गेया भवेत् शून्यता नभस कथम मेया भवेत्। शायद मैं मेरा जो खालीपन है वो मैं भाषा के द्वारा गा सकूं, मगर आकाश का खालीपन किस तरह मैं नाप सकूं। रिक्तता में भाषया गेया भवेत् शून्यता नभस कथम मेया भवेत्। वंचना प्रतिमासु श्रद्धा यत्र में। मैंने जहां जहां अपना सिर टेका, जहां जहां मैंने श्रद्धा रखी, वो सभी वंचना निकली। वंचना प्रतिमासु श्रद्धा यत्र में केवला शंका भी श्रद्धेया बहुत। अब तो शंका पर ही मेरी श्रद्धा है, क्योंकि मैं हर जगह श्रद्धा रखकर दुखी हुआ हूं। मद हृदय चषको ही माया ही पूरितम। मेरे हृदय का जो प्याला था वो खाली था, वो कोई भरने वाला नहीं था। त्वस्मृति मदिरा पुनः पेया भवेत्। शायद तेरी याद की जो मदिरा है वो ही मुझे पीने ली है। चित्रफलकम वर्तते गजलस्य भो। ये जो गजल है वो ही चित्रफलक है मेरा। त्वच्छवि अश्रु भी आलेख्या भवेत्। तेरी छवि मैं अपने आंसुओं से खींचना चाहता हूं। तो कुछ ये गजल की पंक्तियां थी। अब गजल जो लिखते हैं, संस्कृत गजलकार लिखते हैं, तो अपना एक भावबोध होता है। एक स्वस्ति हमारा
प्रसिद्ध शब्द है संस्कृत में। स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वषट, अलम, योगाच, ऐसा पाणिनीय सूत्र है। स्वस्ति के साथ चतुर्थी विभक्ति आ सकती है, तो स्वस्ति पर गजल लिखी जाती है। एक ऐसी गजल आपके सामने प्रस्तुत कराऊं। शनै शनै गच्छन्ते स्वस्ति, जो धीरे धीरे जा रही है उनका भला हो, उनका कल्याण हो। शनै शनै गच्छन्ते स्वस्ति, मंदम वा जल्पन्ते स्वस्ति, हस्त ग्रहण काले विश्रम्भे। जब मैंने उनका हाथ पकड़ा एकांत में, तब क्या हुआ? नेति नेति वदन्ते स्वस्ति, वो ना बोल रही, उनका कल्याण हो। अलका दूरम कामम भाति, अलका तो काफी दूर है। आप देखिए, भारतीय कविता होती है, भारतीय गजल होती है, तो भारतीय भाव प्रतीक आते हैं। अलका और यक्ष हमारे प्रतीक है, संस्कृत के प्रतीक है, तो उनको प्रतीक बनाकर यहाँ गजल लिखे। अलका दूरम कामम भाति, अलका माने प्रियतमा जहां रहती है वो। अलका दूरम कामम भाति, पार्श्वे मनसी वसंते स्वस्ति, अलका भले ही दूर हो मगर वो तो मेरे पास ही रहती है, उनका भला हो। दीप शिखे किम वदति पतंगः, हे दीप शिखा, देख ये परवाना क्या कह रहा है। ज्वलनम प्रेम भवत्यै स्वस्ति, प्रेम है वो तो मानी ज्वलना ही है, तेरा कल्याण हो, तेरा भला हो। तो एक स्वस्ति पर हमारे अपने विचारों के साथ गजल की ये रचना है। दूसरी एक गजल आपको सुनाता हूं। ये गजल 2021 में मैंने प्रस्तुत की थी और उस गजल पर काफी कुछ चर्चाएं भी हुई थी। और ये गजल एक प्रयोगशील गजल है और मैंने जो सभी गजलकार मित्र हैं उनके सामने एक शर्त रखी थी कि आपको ये गजल आगे बढ़ाना है और एक लंबी गजल हम सभी साथ में बन के लिखे। मैंने 7 शेर उस समय लिखे थे और उसके बाद वो गजल 70 शेर की 70 शेर उसमें लिखे गए। 7 अलग अलग गजलकारों ने इसमें अपना योगदान दिया। ये संस्कृत का एक नया इतिहास है लंबी गजल लिखने का और अलग अलग रचनाकारों का एक साथ जुड़ने का। और हम सभी ईमेल के माध्यम से ये गजल हमने लिखी। तो हमारा जो आज का जो उपकरण है, हमारा मीडिया है, वो मीडिया हमको किस तरह उपयोगी हो सकता है। और संस्कृत का जो क्षेत्र है, एक जो गजलकार थे वो उन्होंने उत्तराखंड से गजल लिखी, दूसरों ने भोपाल से लिखी, तीसरे ने राजस्थान से लिखी। तो हर प्रदेश का प्रतिनिधित्व इस गजल में आ गया है। और इसी तरह एक लंबी गजल की और उस पर चर्चा भी हो सकती है, ऐसी रचनाएं हो सकती है या नहीं सोच के। कुछ लोग कहने लगे भाई ऐसी रचनाएं तो उर्दू गजल में ये निषेध है ऐसी लंबी गजल लिखने का। तो एक साथ उनका काव्य विमर्श भी हुआ ऑनलाइन और अंत में सभी ने तय किया भाई हर्षदेव माधव ने जो गजल रखी है वो गजल आगे बढ़ाने लायक है और हम सभी भी ये गजल में लिखते हैं। दूसरी बात है, गजल की एक मर्यादा है। पर्शियन गजल है, उर्दू गजल के, उसमें ज्यादातर पुरुष और स्त्री दोनों नहीं बोलते, पुरुष केवल स्त्री की बात करता है। मैंने जो ये गजल लिखी वो गजल इसमें पुरुष और स्त्री दोनों की उक्ति एक साथ है। शत्रंत प्रत्यय संस्कृत व्याकरण में कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में जिरंड कहते हैं, वर्तमान कृदंत कहते हैं। लिखते लिखते लव हो जाए, लिखते लिखते लिखती लिखती, ऐसा जो शब्द होता है वो वर्तमान कृदंत होता है। और मैंने शत्रंत प्रत्यय का प्रयोग करके ये गजल लिखी है। और परिवर्तनशील रदीप काफिया यहाँ काफिया भी बदलते हैं, रदीप भी बदलता है, तो ये भी एक नया प्रयोग है। और भुजंग प्रयाग छंद में जो छंद संस्कृत का है उसमें मैंने गजल लिखी है। ये गजल आपको सुनाता हूं। मृजामो वयम किम लिखन्तः लिखन्त्यः, हम लिखते लिखते क्या पोछ डालते हैं।
मूर्जामो वयम किम लिखन्तः लिखन्त्यः सदा विस्मराम स्मरन्तः स्मरन्त्यः। हम याद करते करते, याद करती करती हम भूल जाते हैं। या पुरुष और स्त्री दोनों की बात आती है। मूर्जामो वयम किम लिखन्तः लिखन्त्यः सदा विस्मराम स्मरन्तः स्मरन्त्यः रुदन्तो रुदत्यः स्मरामः सदैवम्। हम उनको रोते रोते याद करते हैं। किसको? गताये गताया हसन्तः हसन्त्यः, जो हंसते हंसते चले गया, हंसती हंसती चली गई, उन व्यक्तियों को हम रोते रोते याद करते हैं। वदिष्यन्ति शब्दा अपूर्णाम कथाम नः, हमारे शब्द है वो हमारी अपूर्ण कथा कहेंगे। वयम मूक भावा लिखन्तः लिखन्त्य, हम तो लिखते लिखते चुप हो गए, हम तो लिखती लिखती चुप हो गई। गृहम नास्ति, घर भी नहीं है। गंतव्य स्थानम सुदूरे, जो गंतव्य स्थान है ईश्वर या परमात्मा या प्रियतमा का घर, वो भी दूर है। एक यहाँ गंतव्य स्थान पर एक बात याद आ रही है कि हिंदी के एक प्रसिद्ध गजलकार अमृता प्रीतम के प्रेम में थे, शाहिर लुधियानवी, मगर उनका प्रेम था वो प्लेटोनिक लो था। अमृता प्रीतम को नहीं जानकारी थी कि वो उनको चाहते हैं, तो हर रोज शाहिर लुधियानवी उनके घर तक जाते थे, उनकी गली तक जाते थे, घंटों तक बाहर बैठे रहते थे और वापिस आते थे। उनकी सारी जिंदगी इस तरह बीत गई। गृहम नास्ति गंतव्य स्थानम सुदूरे स्वयात्राम त्यजाम त्यजन चलन्त्यः चलन्त्यः, हमारा घर भी नहीं है, गंतव्य स्थान दूर है, मगर हमारी यात्रा तो आधी छूट गई। हम चलते चलते या तो चलती चलती हम अपनी यात्रा समाप्त कर दी हमने। गृहम नास्ति गंतव्य स्थानम सुदूरे स्वयात्राम त्यजामश्चलन्तः चलन्त्यः छलान्येव धर्मस्य तीर्थेषु दृष्ट्वा, हम जहां जहां तीर्थ में गए हैं वहां वहां केवल छल देखे। अब क्या हुआ? गता नास्तिकत्वम नमन्तः नमन्त्यः छलान्येव धर्मस्य तीर्थेषु दृष्ट्वा गता नास्तिकत्वम नमन्तः नमन्त्यः, हम तो प्रणाम करते करते, हम तो प्रणाम करती करती हम नास्तिक हो गए। प्रवत्स्याम एव कथम चिद विनोक्त्याम, हम कभी भी अपने प्रवास में निकल जाएंगे। प्रवास ईश्वर का भी हो सकता है, मृत्यु का भी प्रवास हो सकता है। प्रवस्याम एवं कथम चिंत विनोक्त्या वयम साधयामो वसंतः वसंत्य, हम तो बसते बसते हम चलने लगते हैं। अब कौन कब चला गया क्या मालूम, कोई रात में चले जाता है, कोई दिवस में चला जाता है। प्रवस्याम एवं कथम चित विनोक्त्या वयम साधयामो वसंतः वसंत्यः स्वबेरेण गात्राणि काष्ठानि कृत्वा, ऐसे लोग हैं कि जो लोग बैर के कारण अपने शरीर को काष्ठ बना देते हैं, सारी जिंदगी लकड़ी की तरह सूखते रहते हैं। स्वबैरेण गात्राणि काष्ठानि कृत्वा ज्वलंती नुते ता दहन्त्यः दहन्तः दहन्त्यः, दूसरे को जलाते जलाते वो स्वयं जल जाते हैं। ये हमारे युग की खासियत है। तो ये एक 2021 की गजल मैंने आपको सुनाई है। अब अमित जी ये मुझे बताइए, अमित जी कितना समय बताइए कितना समय अभी? हाँ मुखर्जी सर, जी बताएं। हाँ सर, अभी मतलब क्या है, आप समाप्ति की ओर जा सकते हैं सर, अगर हो गया है तो। अच्छा ठीक हाँ है। हाँ हाँ सर। अच्छा, और एक अंतिम आपको एक गजल सुना दूं और उनके बाद मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। एक मिनट। हाँ, एक गजल है वो गीता के साथ जुड़ी है, तो आपको 2-3 बंद सुना देता हूँ। हृदयम, हम कहते हैं बार बार कि दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, तो संस्कृत में यह बात हमको कैसे कहनी है? एक हृदयम पर एक मेरी गजल है। शुष्क काष्ठायते प्रिय हृदयम, हे प्रियतमा मेरे हृदय तो शुष्क काष्ठ बन गया है। लून पुष्पायते प्रिय हृदयम, आप देखिए तो है हृदयम है वो रदीप है, और काष्ठायते पुष्पायते नाम धातु है, वो सभी काफ्या के रूप में आते हैं। शुष्क काष्ठायते प्रिय हृदयम लून पुष्पायते प्रिय हृदयम आगतायामिनी
गता स्वप्ना, रात भी चली गई, स्वप्न भी चले गए। शून्य ग्रामायते प्रिय हृदयम, मेरा हृदय तो शून्य ग्राम हो गया, जहाँ कोई बस्ती नहीं है। व्योम शून्यम, व्योम शून्यम दिशो विना चंद्रम, आकाश है वो सूना है, दिशाओं में चंद्र नहीं है। ये तो मन की अवस्था है। वियोग में कैसा होता है? व्योम शून्यम दिशो विना चंद्रम, रिक्त में गायते प्रिय हृदयम, ये मेरा हृदय तो खाली बादल बन गया। अब वो क्या बरसेगा? सारी जिंदगी प्रतीक्षा करते करते प्रियतम नहीं मिला, प्रियतमा नहीं मिली, अब हृदय के पास कुछ बरसने के लिए नहीं, सारे आंसू तो चले गए। लेखनी वेदनम कथम कथयेत, ये मेरी लेखनी है, वो मेरी पेन है, वो अपनी वेदना को कह नहीं सकती है। लेखनी वेदनम कथम कथयेत, दीर्घमौनायते प्रिय हृदयम, मेरा हृदय तो दीर्घ मौन बन गया है। कोपि स्वप्न स्थित प्रतीक्षायाम, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसकी प्रतीक्षा करते हैं वो द्वार पर आके खड़ा होता है, मगर हम इतने बेबस है, इतने व्याकुल हो जाते कि द्वार खोलने की भी हम तसदी नहीं लेते, कौन खड़ा है वो भी नहीं देखते हैं। कोपि स्वप्न स्थित प्रतीक्षायाम, बद्ध द्वारायते प्रिय हृदयम, ये हृदय है वो पागल है, इसलिए कि प्रियतमा तो आके खड़ी है द्वार पर, मगर अब हृदय स्वयं ही बद्ध द्वार बन गया है, वो स्वयं ही बंद द्वार हो गया है। तो इस तरह की एक हृदय नाम की एक रचना है, वो आपको समर्पित करता हूं। आज के सुप्रभात के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, आप सभी का मैं आभार मानता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके साथ बात कर सकता हूं। और पुनः आभार अनंत मुखर्जी जी का, और जो यहाँ पापिया जी भी खड़े जे है, उनका नाम मैं भूल गया, उनका नाम गणराय है। हमारे गुजराती में गणराय तो शब्द हम सुनते हैं तो गन याद आती है, ऐसे तो नहीं है, वो तो सज्जन आदमी है, मगर गणराय पापिया जी, उमा जी, सुप्रिया जी, ये सभी है। अर्पिता जी, आप सभी को प्रणाम, सादर वंदन, हरिओम। सर को भी हम सभी के तरफ से, जो भी यहाँ पे श्रोता श्रोत्री यहाँ उपस्थित हैं, सभी की तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। इतना सुंदर एक सत्र है। और अभी मैं प्रश्नोत्तरिका पर्व की ओर बढ़ूंगा, उससे पहले कुछ विज्ञप्ति हम लोगों को भी बोलना है कि आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे सुतपा रॉय मैम, जो कि हम सभी के चालिका शक्ति है बीएसएससीआई सर्च टू रिसर्च के ऑनरेबल अपीयरेंस में उनका भव्य योगदान रहती है। कुछ दिन जी, से शारीरिक कारण से अस्वस्थ नमस्कार तो उमा जी, नमस्कार। इसी कारण मतलब सुतपा जी उपस्थित नहीं हो पाई। और श्वेता पद्मा जी भी, मैंने उनका भी हठात हुए हमको खेद जताई है, और हम सभी के लिए कि सत्र की मैंने पूर्ति बहुत बढ़िया हो। मैम के हठात ही अपने डिपार्टमेंट में शायद कोई वाइवा हुआ, इसके कारण बुलावा आया है किसी शोध छात्र के, तो इसी कारण मैम भी आज उनका ये योगदान है, कुछ अपीयरेंस भी रखी थी कुछ समय तक। विशेष रूप से मैं जी, हर्षदेव माधव सर को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। अंत में पापिया तो धन्यवाद ज्ञापित करेगी ही, उससे पहले जो भी यहाँ पे उपस्थित है, किसी का भी कुछ प्रश्न है तो वो जरूर प्रश्न कर सकते हैं। और कोई बांग्ला में प्रश्न करना चाहते हैं तो बांग्ला में भी प्रश्न कर सकते हैं, मैं उसको ट्रांसलेट करके साइड तक पहुंचा दूंगा। आप लोग इंग्लिश में, हिंदी में, बांग्ला में, संस्कृत में प्रश्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ समय प्रश्नोत्तरिका के लिए। प्रणाम सर, मैं सतीश बोल रहा हूँ पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से। जी सर, मैं गलत चाली के ऊपर काम कर रहा हूँ, अच्छी राजेंद्र मिश्रा जी का ऊपर। जी, तो मेरा ये एक क्वेश्चन है, क्या गलत चालिका में छंद में होना चाहिए, हर एक छंद में होना चाहिए ना, छंद मुक्त में भी होना चाहिए? बात ऐसी है कि अभिराज ने जो गजल लिखी वो तो ज्यादातर उर्दू छंदों में लिखी है, मगर
छंद मुक्त भी गजल अभी लिखी जा रही है। गुजराती में, उर्दू में ये हो रहा है। संस्कृत में अभी छंद मुक्त गजल किसी ने नहीं लिखी। मैंने आपको बताया कि मैंने करीब 50 संस्कृत छंदों में गजल लिखी है। एक ये नया पड़ाव है, मगर कोई अच्छा गजलकार हो सकता है कि जो गेयता हो मगर छंद ना हो तो भी गजल लिखी जा सकती है। ऐसी एक शक्यता है, ये आपको मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है सर। और किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो हम लोग समय की पाबंदी के कारण प्रश्नोत्तरी का पर्व जो है उसको यहीं पे खत्म करते हैं। अभी मैं पापिया गराई को अनुरोध करूंगा कि अपने धन्यवाद ज्ञापित पर्व को शुरू करने के लिए। पापिया जी। धन्यवाद महोदय। मैं पापिया गौड़ाई महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोध छात्र हूँ जी। मैं BSSEI सर्च टू रिसर्च की ओर से इस सत्र में उपस्थित सभी को प्रणाम करती हूँ। आज हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित संस्कृत कवि तथा विविध उपाधियों से विभूषित हर्षदेव माधव महोदय सर। सबसे पहले मैं सर को सश्रद्ध विनम्र प्रणामांजलि निवेदित करती हूँ। सादर प्रणाम। महोदय ने अपने व्यस्त और मूल्यवान समय में से समय निकलकर हमारे साथ जुड़े और अपने ज्ञान भंडार तथा मुख निश्चित वाणी से हम सभी श्रोता मंडली को लाभान्वित किए हैं। इसीलिए मैं BSSEI तथा समग्र श्रोता मंडली के ओर से महोदय को कोटिशः धन्यवाद निवेदित करती हूँ। धन्यवाद के इस क्रम में मैं हमारे चालिका शक्ति के रूप में विराजमान श्रुतापा राय महोदया तथा नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर श्वेतपद्मा महोदया को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। वो विशेष कारणवश आज हमारे साथ उपस्थित नहीं रह पाए। धन्यवाद के इस क्रम में मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ BSSEI के कर्णधार अमित कुमार दे महोदय को। इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने नए नए विषय और विशेषज्ञों के द्वारा हमारे पथ प्रदर्शन करने के लिए। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अनंत मुखर्जी महोदय को, जिन्होंने इस सर्च टू रिसर्च इस संगोष्ठी के संयोजक तथा आज के स्वागत भाषण के माध्यम से हमारे मुख्य वक्ता के परिचय प्रदान करने के लिए। और अंत में हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं हमारे इस सत्र के सबसे महत्वपूर्ण श्रोता मंडली को, जिनके बिना ये सत्र साफल्य मंडित नहीं हो पाता। अतः धन्यवाद सभी को। अनंतदा। सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। अभी शांति पाठ के माध्यम से सत्र समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। सभी को नमस्कार। इतने समय तक सत्र में उपस्थित रहने के लिए और सत्र को साफल्य मंडित करने के लिए मैं विशेष रूप से हर्षदेव माधव जी को प्रणाम ज्ञापित करना चाहता हूँ। समग्र नमस्कार भाई। नमस्कार। तो सर, आपके अनुमति से हम लोग तब यहीं पे रखते हैं सत्र को, यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रणाम। हाँ, हरिओम। सभी को, हाँ हरिओम, सभी को प्रणाम, सभी को थैंक यू।